नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 10 अप्रैल के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य रूपों में से एक है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं यक्षगान का, और आपको ध्यान में रखना है कि यक्षगान कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य रूपों में से एक है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यक्षगान में पुरुष पुरुष और महिला दोनों पात्रों को चित्रित करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यह यक्षगान की विशेषता है कि इसमें पुरुष के द्वारा ही पुरुष और महिला दोनों पात्रों को चित्रित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट मैंने आपको दे दिया है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर यक्षगान को लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि वायुमंडल में ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉप्सन इकाइयां। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है ओजोन एंड क्लाइमेट चेंज। आपको इस फिगर को भी ध्यान में रखना है, जिसमें यह बताया गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन की परत में होल हुआ है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं 1979 में यहां पर आपको कोई भी ओजोन होल नहीं दिखेगा, लेकिन 1986 में इस फिगर में यह दिखाया गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन की परत है उसमें होल दिखाई देता है, और ये होल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मूथ कोटेड ओटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, ये मैंग्रोव वनों और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में पाए जाते हैं। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं स्मूथ कोटेड ओटर्स की। और अगर हम इनके निवास स्थान की बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि स्मूथ कोटेड ओटर पूरे भारत में पाए जाते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि ये सेमी एराइड रीजन यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यहां पर इस बात की जानकारी दी गई है कि स्मूथ कोटेड ओटर बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में, मैंग्रोव्स में, इन सभी जगह पाए जाते हैं भारत में। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्मूथ कोटेड ओटर मैंग्रोव वनों में भी पाए जाते हैं और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी इनको देखा जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, स्मूथ कोटेड ओटर आयुसीएन लाल सूची में सुभेद यानी कि वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि स्मूथ कोटेड ओटर्स आयुसीएन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में कानूनी रूप से संरक्षित है। अगर हम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्मूथ कोटेड ओटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में रखा गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि यहां पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर दूसरा कथन ही सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, और इसी को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध न्यायिक निकाय है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण और चौथा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। अगर हम अर्ध न्यायिक निकाय की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्ध न्यायिक निकाय एक ऐसा संगठन होता है जिसके पास कानून लागू करने वाले निकायों के समान ही शक्ति होती है, लेकिन यह न्यायालय नहीं होता है। ये निर्णय दे सकते हैं, दोषियों पर दंड तय कर सकते हैं, लेकिन वे न्यायिक निकायों से इस मामले में भिन्न होते हैं कि उनका क्षेत्र न्यायालय की तुलना में सीमित होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जब हम बात करते हैं अर्ध न्यायिक निकाय को लेकर के। और अगर हम भारत में महत्वपूर्ण अर्ध न्यायिक निकायों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक अर्ध न्यायिक निकाय है। उसी तरीके से CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेबी, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिन्हें हम अर्ध न्यायिक निकाय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चाहे वह सेबी हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण हो या फिर वित्त आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग हो, ये सारे के सारे अर्ध न्यायिक निकाय हैं। आपको ध्यान में रखना है कि चुनाव आयोग को भी हम कुछ मामलों में अर्ध न्यायिक निकाय मानते हैं, जैसे कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दी गई मान्यता के संबंध में विवादों को निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। और उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं और उनके आवंटन से उत्पन्न होने वाले विवादों के संबंध में भी चुनाव आयोग के द्वारा ही फैसला लिया जाता है। तो ये चुनाव आयोग के कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पर चुनाव आयोग को एक अर्ध न्यायिक निकाय की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी कि यहाँ पर जो चारों नाम दिए गए हैं वे सभी के सभी अर्ध न्यायिक निकाय हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी दिए गए नाम अर्ध न्यायिक निकाय हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है ऑफरिंग फीबीज इज ए पॉलिसी कॉल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की जाती है उस पर इलेक्शन कमीशन रोक नहीं लगा सकता और इसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को फैसला लेना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जिसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एक से अधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? और यहां पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और यहां पर जो 5 पॉइंट दिए गए हैं उनमें से जो दूसरा पॉइंट है जिसमें कहा गया है अग्नि, जो तीसरा पॉइंट है जिसमें कहा गया है तृणभक्षी प्राणी, और जो चौथा पॉइंट है जिसमें कहा गया है मौसमी वर्षा, वे सही परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को लेकर के। आपको ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया है जिसमें यह बताया गया है कि पिनाका MKI रॉकेट प्रणाली DRDO और भारतीय सेना के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगर हम पिनाका की बात करें तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है जिसको बनाने का काम DRDO के द्वारा 1980 के दशक में शुरू किया गया था। और यहाँ पर विचार ये था कि भारत के द्वारा उपयोग किया जा रहा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को यह रिप्लेस करेगा। और आपको ध्यान में रखना है कि उस समय भारत के द्वारा रूस में बना एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यूज किया जा रहा था जिसका नाम है ग्रैड। ये अभी भी हमारे कुछ रेजिमेंट के द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन पिनाका की सफलता के बाद सेना के द्वारा इसे धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि 1990 के दशक के अंत में पिनाका मार्क 1 का
सफल परीक्षण समाप्त हो गया था और इसके बाद सेना में इसे शामिल किया गया और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार पिनाका का इस्तेमाल किया गया, जहां पर यह पूरी तरीके से सफल रहा। इसके बाद सेना के द्वारा इसके बहुत सारे रेजिमेंट का ऑर्डर दिया गया और डीआरडीओ के द्वारा इसके नए वर्जन भी बनाए जा रहे हैं। अगर हम पिनाका मार्क 1 की बात करें तो इसका रेंज 38 किलोमीटर है और अभी जो परीक्षण किया गया है जिसका नाम है मार्क 1I, वह मार्क 1 का उन्नत संस्करण है जिसमें बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है और यहां पर जो इसकी रेंज है वह 45 किलोमीटर की है। डीआरडीओ के द्वारा पिनाका मार्क 2 भी बनाया जा रहा है जिसकी जो रेंज है वह 60 किलोमीटर है और इसके अलावा एक गाइडेड पिनाका प्रणाली का भी परीक्षण किया जा रहा है जिसका जो रेंज है वह 75 किलोमीटर है। जो गाइडेड पिनाका है उसकी जो सटीकता है, एक्यूरेसी है, वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर एकीकृत नेविगेशन, नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है कि गाइडेड पिनाका मिसाइल में नेविगेशन के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।